बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं आपका अपना संजीव राय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि 10th के एग्ज़ाम में अब सिर्फ एक दिन बचा है। अब सबका जो हार्ट बीट है वो बढ़ गया है। सब लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या होगा, क्या आने वाला है, कैसे पेपर आएंगे, है ना। कुछ लोग र्यूमर फैला दिए हैं कि जिस पेपर में जितना टाइमिंग होगा उसका पेपर उतना ही हार्ड आएगा। कल बच्चे क्लास में बोल रहे थे ऐसा कि सर कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस पेपर के गैप जितना ज़्यादा होगा उतना हार्ड पेपर आएगा। तरह तरह की लोग अफवाह भी तो आती हैं मार्केट में, अफवाह भी लोग फैलाते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। फिर आपका इतना ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, है ना, क्या आएगा एग्ज़ाम में, इसके बारे में आप कंफर्म नहीं है। तरह तरह की चीज़ें हैं। चलिए कोई बात नहीं है, थंबनेल आपने देखा होगा। आप अगर इस वीडियो को लगातार देखते हैं, थोड़ा सा मैंने मेहनत किया आपके लिए और कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न को लेके आए हैं हम, जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो या तो एग्जैक्ट वही आएगा डायरेक्ट, या तो उस जैसा ही कुछ आएगा, उससे अलग कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, इस वीडियो को जो सीरीज है ना इसको मैंने दो पार्टों में बांट दिया है। एक इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का जो पोर्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, इसके सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद वाला जो बाकी जो पोर्शन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को भी देखिए और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसको भी देखिए, एक साथ दोनों कंप्लीट करिए। मतलब ये अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो समझिए कि इसके बाद आपको फिर रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है ना। और लोगों के अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा आएगा जो आप कभी सुने ही नहीं होंगे। किसी दूसरे ग्रह से आने वाला है क्वेश्चन, इस धरती पे कोई पढ़ाता नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहले आप अपने माइंड को जो है वो थोड़ा शांत रखिए, है ना। भरोसा करिए कि आपने जो पढ़ा है, आपको जो टीचर ने पढ़ाया है वो सफिशियंट है, उतना से आपका काम चल जाने वाला है ना। बहुत आसान पेपर आएगा, आपके सोच से भी आसान पेपर आएगा। मतलब जितना आप डिफिकल्ट सोच के जा रहे हैं कि इतना डिफिकल्ट आ सकता है तो वहाँ तक मैं बना लूँगा, उससे भी आसान पेपर आएगा, ये मेरा दावा है। इस बात पे आप भरोसा रखिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग को सबसे पहले मैंने बताया कि इसमें अलजेब्रा की बात करेंगे। तो अलजेब्रा हम लोग को दो चैप्टर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी। तो इसके कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब चीज़ तो अभी तक आपका सब क्लियर हो गया होगा, है ना। आपने रिवीजन बहुत सारा किया है, मुझे भरोसा है, और आप कर भी रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो देख लीजिए। आपको पता है आपका इस जो नंबर का जो सिस्टम है कैसे है। तो उस कंडीशन में आपको 6 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर का, हाँ 4 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और 4 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो ये हो गया 12, और ये हो गया 12, और ये हो गया 16। तो सब मिला के हो गया आपका 40 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब इस 40 नंबर में इन दोनों चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। और देख इसलिए लीजिए क्योंकि आप जब रिवीजन करने जा रहे हैं ना, तो आप ध्यान किन बातों पे ज़्यादा दे रहे हैं। आपको लोग बोल रहा है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लो, बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम। अब आप क्या कर रहे हैं कि RS वर्ड उठा के पढ़ रहे हैं, 40-45 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फायदा कुछ नहीं है। आना है एक क्वेश्चन, वो भी छोटा सा, कोई फायदा नहीं है। तो आप तरीका जान लीजिए कि किनको पढ़ना है, किनको छोड़ना है। देखिए होता क्या है कि रिवीजन करने जब बैठते हैं तो सिलेबस आपने पढ़ा है 6 महीने में, अब रिवीजन आपको करना है 1 दिन में या 2 दिन में। जो जिस दिन पेपर है उसके 1 दिन पहले भी आप रिवीजन करते हैं, आज भी कर रहे होंगे। उस कंडीशन में आपको सारे चैप्टर को रिवीजन एक साथ करना है। और अगर 40-40, 50-50 क्वेश्चन आप रिवीजन करने बैठते हैं तो फिर आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि सर कैसे करें, समझ में नहीं आता है। अब आपका ये फायदा है, आपको करना आपको ये चाहिए कि जिस चैप्टर से जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। बाकी को हम स्किप करेंगे, थोड़ा सा उसको हटाएंगे, उसका कोई यूज नहीं है। अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब हमको टीचर बनना होगा ना, ज्ञान लेना होगा, तो फिर एग्जाम के बाद लेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी आवश्यकता नहीं है। उस कंडीशन में करना क्या, देखिए आपका जो पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पहले इसी को देखेंगे भी, इसका ही क्वेश्चन पहले देखेंगे कुछ हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है उसमें आपको देखिए 2 क्वेश्चन आने हैं 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आएगा 1 में एपी का क्वेश्चन आना है। पेपर का आपको जो पेपर आएगा उसमें सेकंड क्वेश्चन एपी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद जो छठा क्वेश्चन है 2 नंबर का वो भी आएगा। छठा क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा, उसमें और लगा होगा।
उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन एक लिखा होगा, उसके नीचे और लगा होगा, फिर एक क्वेश्चन लिखा होगा। यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब इन क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस आने हैं, तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम हो गया तो यहां से कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा, और अगर ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो गया तो इसमें एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन, एक वर्ड प्रॉब्लम। मतलब इसमें से तीनों क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 का और में का दोनों में कोई एक, इन तीनों में कोई एक वर्ड प्रॉब्लम आना है और 2 क्वेश्चन कैलकुलेशन के आने हैं। कैलकुलेशन में क्वेश्चन में क्या आना है, तो एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आना है, और उसमें से जो एक क्वेश्चन बचा वो वह क्वेश्चन जिसमें आप कहा जाता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो k का वैल्यू बता दीजिए, m का वैल्यू बता दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, वही क्वेश्चन आना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी मैं बताऊंगा, लेकिन सब कितना भी डिफिकल्ट है तो सब में यही क्वेश्चन आ सकता है आपको जो सॉल्व करना है, ठीक है, जिसमें x का वैल्यू निकालना, वैसा ही क्वेश्चन। बहुत सारे डिफिकल्ट अलग अलग बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आप पढ़ रहे हैं, उनसे कोई फायदा नहीं है ना। कुछ चुनिंदा वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ लीजिए, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, उसका मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया। एपी की अगर हम बात कर लें, उसकी भी बात कर लेते हैं। एपी की अगर हम बात करें तो एपी में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पेपर का होगा वो एपी का होगा, और उसमें लगा होगा और, इसमें एक क्वेश्चन होगा, यहाँ और लगा होगा, यहाँ भी एक क्वेश्चन होगा। इन दोनों में से कोई एक आपको बनाना होगा और ये बेहद आसान क्वेश्चन होगा। आप एन का फार्मूला याद कर लीजिए, एस एन का फार्मूला याद कर लीजिए, उसमें से कोई एक क्वेश्चन पे बहुत आसान क्वेश्चन एक छोटा सा आएगा 2 नंबर का, तुरंत आपसे बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक आपका जो केस स्टडी का क्वेश्चन आना है, और सबसे आखिरी क्वेश्चन जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो आएगा, वो क्वेश्चन जो है वह एपी का आएगा। और उसमें भी कोई खास बात नहीं है, आप लैंग्वेज पढ़ेंगे और लैंग्वेज पढ़ के उसको समझ लेंगे और समझ के सॉल्व कर देंगे। देखिए केस स्टडी में गेस कराना थोड़ा मुश्किल काम है ना, क्योंकि कौन से केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपने अपना कंसेप्ट क्लियर रखा है, आपका जो भी जितना दिन से आप पढ़ रहे हैं सब कुछ याद रखे हैं हर चीज़ों को, है ना, क्वेश्चन को इवेलुएट करना, क्वेश्चन के प्रोसेस को समझ लेना कि किस क्वेश्चन में क्या प्रोसेस लग के क्वेश्चन बनता है, ये जानना अगर आप अच्छे से जानते हैं पहले से, तो उसका कंडीशन में क्वेश्चन जो है वो बनेगा केस स्टडी का, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे थे एक दिन क्लास में कि सर बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है केस स्टडी का, तो देखिए उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का केस स्टडी क्वेश्चन आ रहा है वहाँ थोड़ा सा परेशानी हो रहा है कि वहाँ कंसेप्ट समझ में बच्चों को नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा परेशानी करने वाला। तो देखिए आप ओसवाल का सिंपल पर बनाए होंगे, वहाँ से आपने कंसेप्ट थोड़ा ले ही लिया केस स्टडी का, क्योंकि बाकी बुक में केस स्टडी का क्वेश्चन था नहीं, समस्या ये है, इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी भी हो रहा है। तो जितना आप वहाँ से एक बार अगर नहीं भी पढ़े हैं आप, तो उस सवाल का सैंपल उठाइए और उसमें कुछ केस स्टडीज दिए गए हैं क्वेश्चंस, उनको थोड़ा पढ़ लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और फिर उसके बाद आप बनाएंगे, ठीक है। और मेन यही है कि वहाँ जाके आप कितना क्लियर कर पाते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस को, वही मेन है। आप खूब पढ़ के गए हैं और वहाँ जाके जो क्वेश्चन है वो नहीं बन पाया तो उसमें थोड़ी सी परेशानी होगी। तो देखते हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, रुकिए 1 मिनट। तो चलिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले हम देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 नंबर के लायक, चाहे वो कैलकुलेशन वाले हों या वर्ड प्रॉब्लम हो, उसको देखते हैं एक एक करके। जैसे ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके वो सीबीएसई ने जो सैम्पल पर दिया था उसका जो पहला था वो उसी में ये क्वेश्चन दिया गया। देखिए आप आपने पढ़ा भी होगा कई बार। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx into 5x minus 6 plus 9 is equal to 0 has 2 equal roots। आपको याद होगा कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं जी। द गिवन इक्वेशन इज mx into 5x minus 6 plus 9 is equal to 0। इसको पहले इक्वेशन की तरह बनाइए ना, तो इक्वेशन की तरह बनाएंगे तो हो जाएगा 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 इक्वल टू 0। अब याद करिए 2 इक्वल रूट्स कब होता है जी, जब d इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, 0 के। अब d निकालने के लिए हमको चाहिए कि आप a b c निकालिए, तो उस कंडीशन में यहाँ लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो कंपेयर करिएगा तो ए का वैल्यू कितना हो गया 5m, बी का वैल्यू -6m और सी का वैल्यू कितना हो गया जी 9। देखो निकालते हैं डी। डी का फॉर्मूला याद करिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर तो -6m का होल स्क्वायर -4, ए के जगह पे 5m और सी के जगह पे 9, ये हो गया 36m स्क्वायर और माइनस 180m। अब देखिए सिंस द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, याद करिए जब रूट्स इक्वल होते हैं तो d इज इक्वल टू 0 होता है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। तो इसको बराबर कर दिए 0 के ना, तो 36m स्क्वायर माइनस 180m इज इक्वल टू हो गया 0। 36m कॉमन है इसमें, तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर दो पार्ट 0 के बराबर करेंगे दोनों फैक्टर को, तो यहाँ से m का वैल्यू हो गया 0 और यहाँ से m का वैल्यू हो गया 5। क्योंकि m इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, जैसे ही m इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, वेरिएबल बचेगा ही नहीं। हैंस m का वैल्यू कितना हो गया जी 5। यहाँ लिख सकते हैं ऑन नेग्लेक्टिंग m इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं आप। और लास्ट पे m इज इक्वल टू कितना हो गया जी 5। थोड़ा सा एक बात का और ख्याल रखेंगे आप, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आना है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन को 2 नंबर लायक बनाया करिए। ये नहीं, कई लोग कहते हैं कि लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज से फर्क पड़ता है। अच्छा लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा, और अच्छा दिखेगा तो नंबर मिलेगा ना जी। आप कुछ भी लिख देंगे, आप बोलते हैं कि राइटिंग से कोई मतलब नहीं, मैथ्स में राइटिंग का कोई मतलब नहीं, मैथ्स में लैंग्वेज का मतलब होता है। अगर आप डी निकाल रहे हैं और डी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, तो फिर आप एक काम करिए, अगर डायरेक्ट ही लिखना है तो आंसर ही लिख दीजिए, फिर बनाने का कोई मतलब क्या है। आपको इतना लिखना है, देखिए मैं बताता हूँ क्लास में हमेशा, आपको उतना जरूर लिखना है जितना से एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि बच्चे को उस टॉपिक पे कंसेप्ट क्लियर है। सोचिए आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को आपको 2 क्वेश्चन के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देना है। तो अगर 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट करना है तो उन दोनों क्वेश्चंस को इतना बखूबी लिखना है, इतने अच्छे से लिखना है, और टाइम काफ़ी आपके पास। 14 क्वेश्चन बनाने में 2 घंटे नहीं लगेंगे। अगर आपने अच्छे से रिविजन किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो 14 क्वेश्चन को बनाने में, मैंने तो स्टॉप वॉच लगा के क्लास में बनवाया भी था बच्चों से, घर पर जाके बच्चे बनाए हैं स्टॉप वॉच लगा के। किसी का 1-1.5 घंटे में हो जा रहा है, किसी का 1 घंटे 20 मिनट में हो जा रहा है, सॉरी 1.5 घंटे में हो जा रहा है, किसी का 100 मिनट में हो जा रहा है, मतलब है ना, उस कंडीशन में तो मतलब उससे ज़्यादा किसी का लग नहीं रहा है। ठीक, 1.5 घंटा काफ़ी है, 1 घंटा 40 मिनट है, 20 मिनट तो बच ही जा रहा है कैसे भी करके बच्चों का, है ना। तो आपको प्रयास करना है कि लैंग्वेज का भी ख्याल रखें। ये क्वेश्चन ठीक है, चलिए इसको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, फिर इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा बताते हैं, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। कुछ लोग यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन में ऐसे भी आता है राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, सिंपल सी बात है। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको डी चाहिए, डी देख लीजिए, डी के अनुसार आपको कंडीशन बताया गया। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो रूट्स जो होते हैं रियल और अनइक्वल होते हैं, डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर होता है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, और डी अगर 0 से छोटा हो गया तो उस कंडीशन में नो रियल रूट्स होते हैं। तो बस इतना ही लिखना होता है, यानी सोल्यूशन में आप बस इतना करेंगे, द गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। थोड़ा सा तेजी में लिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताने हैं और थोड़ा सा टाइम भी उल्टा हो गया है, काफ़ी लेट हो गया है इस समय वीडियो शूट जब हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम की कमी है, इस वजह से थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत आपको होगी। मतलब जो बोल रहे हैं उसको सुनेंगे ठीक से तो कोई समस्या नहीं है। राइटिंग थोड़ी सी मेरी ख़राब वैसे है भी, पहले से भी आप जानते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो नहीं हो पाता, तेज़ी में लिखने से ख़राब हो गया है। तो चलिए, कौन सा एग्जाम देने जाना है मुझे आपको देना है, आप देखिए, ध्यान दीजिए। तो एक्स स्क्वायर के बगल में a है, एक्स के बगल में 2 है, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू देखेंगे तो -4 एंड c इज इक्वल टू कितना हो गया जी 3। देयरफॉर d इज इक्वल टू सिंपल से लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 2, c की जगह पे 3, तो ये 16 हो गया, और ये मल्टीप्लाई करिएगा तो -24 हो गया, तो उस कंडीशन में -8 हो गया, 0 से छोटा हो गया। अब जब 0 से छोटा हो गया
Hence the given equation has no real roots। यही तो है नेचर ऑफ रूट्स, इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, बात खत्म। ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अगर लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है सॉल्व करने वाला। देखिए सॉल्व करने वाले में दो तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक मिलता है जो नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन मिलता है जो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है ना। इन दोनों में क्वाड्रेटिक फार्मूला से आने वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता देता हूँ फैक्टराइजेशन वाला भी, इसके बाद बताता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला से आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप याद करिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। मतलब आपको उस कंडीशन में डी निकालना होता है और डी निकाल के फिर सॉल्व करना होता है। इसके बाद बताएंगे उसको। पहले ये जो इस मेथड पे पढ़ना है ये है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब सिंपल सी बात है, फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। तो आपको करना है क्या है, इसको सॉल्व करना है, यानी आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अब देख लीजिए क्या आएगा, 4x² इंटू a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4। अब इस बीच वाले टर्म को कौन से दो पार्ट में तोड़ेंगे कि जोड़े या घटाएं तो इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए। तो सिंपल सा अगर नंबर होता है तो उस कंडीशन में तो तोड़ने में आपको समस्या नहीं होती है। जब यहाँ वेरिएबल दिखता है आपको तो होती है आपको परेशानी, क्योंकि आप नहीं सोच पाते कि कौन से दो नंबर में ये टूटेगा। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, उस कंडीशन में आपको करना ये पड़ता है कि आप देखिए जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो वेरिएबल फॉर्म में हो, उस कंडीशन में तुरंत प्रयास करिए कि इसको किसी दो पार्ट में तोड़ा जाए। जिन दो पार्ट में तोड़ेंगे ना उन्हीं दोनों पार्ट में ये टूट जाएगा। तो अब दो पार्ट में तोड़ने के लिए आप देखिए क्या करिए, 4x² माइनस 4a² प्लस a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर, ऐसे हो सकता है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4x² माइनस 4a² प्लस ये a² माइनस b² के फार्मूला पे हो गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² प्लस b² इंटू a² माइनस b², ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई जो किए हैं उसको देखिए, आप इसको अब चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 4x² इंटू a² प्लस b² इंटू a² माइनस b²। अब देखिए इसको कौन से दो पार्ट में तोड़ेंगे, ये ऐसे नॉर्मल समझ में नहीं आ रहा है ना। तो करते क्या है कि इन दोनों को ही अलग अलग कर लीजिए। मतलब क्या करिए, a² प्लस b² और इंटू a² माइनस b²। अब इनको कौन से दो पार्ट में तोड़ेंगे कि दोनों सेम हो और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आ जाए। तो इसको आप 2x लगा लीजिए अलग अलग। अब देखिए साइन नहीं लगाए हैं, इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x इंटू 2x करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा। आ तो यही रहा है। अब मेन बात यह है कि सोचना है कि यहाँ पे हमको -4a² आना चाहिए इन दोनों का जोड़ करने पे, और उसका मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ साइन देखते हैं, साइन क्या है तो प्लस में है, प्लस में है, इसका मतलब ये दोनों टर्म या तो दोनों प्लस में होगा या दोनों माइनस में होगा। तो अगर प्लस में लाना है कि माइनस में लाना है ये सोच पाना ऐसे नॉर्मल संभव नहीं होता है। तो करते क्या है, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2a²x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2b²x, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 2a²x और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए माइनस 2b²x। अब देखिए अगर हम सिर्फ प्लस साइन रखते हैं यहाँ पे दोनों के साथ तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और प्लस रखने से हुआ ये कि सबका साइन ऐसे ही रह गया, साइन में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अब जब जोड़ेंगे इसको तो ये कट जाएगा, 2a² जो है वो क्या हो गया जी 4a² हो गया। तो प्लस में आ रहा है और लाना क्या चीज़ में हमको जी माइनस में। तो उस कंडीशन में हमको चाहिए क्या, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं माइनस और यहाँ भी लगा लेते हैं माइनस। तो उससे क्या होगा, ये हो गया माइनस, ये देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस। कट तो इस बार भी रहा है लेकिन फायदा हमको ये हो गया कि ये दोनों में आ गया 4a²x। अब प्लस में नहीं आया, अब क्या चीज़ में आ गया जी माइनस में। तो ये देखना है कि आप साइन क्या लगाएंगे जिससे ये दोनों पार्ट जो है वो सॉल्व करने पे इतना ही आना चाहिए। तो देखिए अब इन दोनों का सॉल्यूशन जो है वो दोनों को जब जोड़े हैं, दोनों माइनस में था जोड़ दिए तो इतना आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2x 4x², इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो इतना ही आएगा। तो ये टूट गया जी, कौन से दो पार्ट में टूटा है, 4x² माइनस 2x इंटू a² प्लस b² माइनस 2x इंटू a² माइनस b²
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब कॉमन निकाल लीजिए, इन दोनों में कॉमन है 2x, तो कॉमन निकला तो बचा कि यहाँ पे 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर निकालिएगा तो यहाँ बचा 2x और प्लस में से माइनस बाहर निकल गया तो माइनस, और बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 2x और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ बचा आपके पास 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब ये दो पार्ट में आ गया, इन दोनों पार्ट को एक एक करके हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर लेंगे। तो अब यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, तो देखिए एक बार 2x आई थिंक नीचे दिख जाना चाहिए, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक पार्ट है, इसको बराबर करेंगे 0 के, और फिर एक बार ये दूसरा फैक्टर 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको बराबर करेंगे 0 के। तो ये देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ये भी वही होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर यहाँ पे है, बाई 2, और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट में एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जो नॉर्मल, जिसमें दोनों में पार्ट जो कांस्टेंट पार्ट यहाँ दिखेगा, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, इस तरह से हो सकता है एक नॉर्मल क्वेश्चन। एक होता है इसमें बीच में रूट लगा होता है, ये कॉर्नर पे रूट लगा होता है, और एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन इस तरह का होता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये फर्स्ट इंटू लास्ट ही है, लेकिन ये सबसे आसान है, रूट वाला थोड़ा उससे डिफिकल्ट है, ये थोड़ा उससे डिफिकल्ट है। तो एक बताए हैं, इसमें का 2 क्वेश्चन और भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये RS वाला क्वेश्चन है, और RS वाला क्वेश्चन 40 से लेकर ना 53 तक आप देखेंगे 13 क्वेश्चन जो है वो 13 में से 2-3 क्वेश्चन आप बना लेंगे, जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगर आ जाता है तो बनाएंगे, नहीं आता है तो फिर तो आपको बता ही रहे हैं, या तो ये आएगा और नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए, एक वो तो आएगा ही आएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, फिर उसके बाद उसको भी बताते हैं क्वेश्चन। देखिए बाबू सॉल्व में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, कहता है एक्स का वैल्यू सॉल्व करना है, और इस तरह का क्वेश्चन होता है। और इसको देखिए, इसको सॉल्व करने में एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि ये जो 2x है ना 1/2x उसको इधर लेके आइए, मतलब जो वेरिएबल पार्ट है उसको इधर लेके आइए। और ऐसे क्वेश्चन पूरे RS में 2 ही पढ़ने हैं, एक एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 4A में देखेंगे RS में वहाँ पे है, और एक एग्जाम्पल में है। NCERT में ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इसलिए बता रहे हैं, इसको देख लीजिए। तो इसमें करते हैं 1/2a प्लस b प्लस 2x और माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। करते क्या है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ इससे कटाएंगे तो ये कट गया तो 2x बचा, माइनस इस 2x से कटाएंगे तो 2x कट गया तो इतना बचा 2a प्लस b प्लस 2x। एलसीएम ले लीजिए 2ab, तो ये 2a से कटाएंगे तो 2a कट गया, b बचा, और b से कटाएंगे तो b कट गया, 2a बचा। अब देखिए ये 2x छोड़ दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 2a माइनस b माइनस 2x बाई 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 2a प्लस b बाई 2ab। ये देखिए 2x कट गया, ऊपर में ध्यान से आप देखेंगे दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो 2a प्लस b बचा बाई 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 2a प्लस b बाई 2ab। ये देखिए 2a प्लस b कट गया। आप ये मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन इसके बाद भी तो कर सकते, कोई समस्या नहीं है, इसलिए किए नहीं। इसको ऐसे ही लिख दीजिए 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x और इज इक्वल टू 2ab यहाँ पे है, और मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। 2x इंटू 2a करेंगे तो 4ax हो जाएगा, प्लस 2x इंटू बी करेंगे तो 2bx हो जाएगा, प्लस 2x इंटू 2x करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर माइनस में 2ab है उसको इधर लेके आते हैं तो प्लस 2ab हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 0।
अब देखिए, अगर कॉमन निकालते हैं आप तो यहाँ से कॉमन इसमें तो आ जाएगा, लेकिन इस दोनों में होगा दिक्कत। तो एक काम करते हैं, इसका जगह बदल देते हैं। यहाँ कॉमन लेने में होगी परेशानी आपको, तो जगह बदलेंगे तो 4x छोड़ दीजिए, 4x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, फिर 2ab बराबर क्या हो गया जी 0। अब यहाँ कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन है 4x, तो बाहर निकालेंगे तो बचेगा a प्लस x प्लस, इन दोनों में कॉमन है 2b, बाहर निकालेंगे तो x प्लस a इजिकल टू 0। जब कॉमन निकालने पे ये दोनों पार्ट बराबर आते हैं ना, इसका मतलब कि कॉमन सही निकला है। अगर ये दो पार्ट सेम नहीं आते तो कॉमन में परेशानी है। तो a प्लस एक्स या x प्लस a दोनों सेम चीज़ है, बाहर निकाल लीजिए, तो इस टर्म में बचा 4x और यहाँ बचा 2b बराबर क्या हो गया 0। तो ये दोनों फैक्टर को एक एक बार 0 के बराबर करिए, x प्लस a इजिकल टू 0 और 4x प्लस 2b इजिकल टू क्या हो गया बाबू 0। x इजिकल टू माइनस a और यहाँ से x करो निकालेंगे तो माइनस 2b बाई 4, तो माइनस b बाई 2, हैंस x का वैल्यू हो गया माइनस a और x का वैल्यू हो गया माइनस b बाई 2। देखिए थोड़ा सा तेजी में हम बोल रहे हैं और तेजी में लिख भी रहे हैं, कारण ये है कि हम नहीं चाहते कि एक क्वेश्चन को बताने में काफ़ी टाइम लगे और आपका टाइम बर्बाद हो। आपका टाइम प्राइसलेस है, मतलब अभी आपके पास अगर आप 1 सेकंड भी आपका कोई बर्बाद करता है या आप खुद बर्बाद करते हैं तो उसके लिए आपको मतलब बहुत कुछ चुकाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो हम भी तेजी में लिख रहे हैं और आप तेजी में ही समझिए, जितने क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ पाएंगे हम लोग उतना ही फायदा है, और जितने कामयाब क्वेश्चंस मिलेंगे उसका ही फायदा है। ज़्यादा पढ़ने का भी गड़बड़ है, देखिए ज़्यादा पढ़ेंगे और कामयाब नहीं पढ़ेंगे, बेकार की चीज़ें पढ़ेंगे तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे आपको कि 10-10 घंटे का मैराथन पढ़ा रहे हैं वो लोग। बताइए 10 घंटे बच्चा कोई पढ़ेगा और 500 क्वेश्चन आप पढ़ा देंगे तो क्या फायदा है पढ़ाने का। भरोसा रखिए, जितने क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं लगभग क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लड़ेंगे, ठीक है। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, आज तक माँ सरस्वती की कृपा रही है तो कभी कोई समस्या हुआ नहीं। तो अगर इस बार भी माँ की कृपा रही तो आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट दिखेंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो चलिए इसको लिखना हो तो लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये मिल गया। मतलब ऐसे कह रहा है कि अगर इक्वेशन का रूट निकल सकता है तो निकालिए, लेकिन लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो याद करिए क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए आपको क्या चाहिए, पहले आपको चाहिए ए बी सी, फिर निकालना पड़ता है डी निकालेंगे तो चेक करेंगे और चेक करके फिर फार्मूला लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन है तो आप करेंगे क्या, लिख लेते हैं द गिवन इक्वेशन इज, और फिर कंपेयर कर लेंगे। तो थोड़ा जगह की कमी है तो कंपेयर ही करते हैं डायरेक्ट। ऑन कंपेयरिंग, इक्वेशन तो आपको ऊपर दिख ही रहा है, क्वेश्चन है ही, तो आप लिख लीजिएगा ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट। कंपेयर करिए तो ए का वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर बगल में 1 है तो 1, बी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू कितना हो गया जी -1। देयरफॉर डी कितना हुआ, फार्मूला का आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1, तो 16 और प्लस 4 यानी हो गया 20, ग्रेटर देन क्या है जी 0। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, यानी इसका मतलब है किसी इक्वेशन के रूट्स क्या है ये निकल सकते हैं, 0 से बड़ा है तो रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे, आपको याद होगा। अब नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू, फार्मूला होता है -b प्लस -√d बाई 2a, तो लगा लीजिए फार्मूला, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस b के जगह पे कितना है आप देखिए तो -4 है, तो -4 प्लस -√d के जगह पे 20 बाई 2 इंटू a के जगह पे 1 है, तो 4 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर रूट करेंगे निकालेंगे आप तो 2√5 होता है। 20 को आप करेंगे √20 तो √2 इंटू 2 इंटू 5 होगा, 2 बार के लिए एक बार बाहर चला गया, 2√5 हो गया बाई 2। इसमें कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो 2 प्लस -√5 बाई 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 प्लस -√5, हैंस x का एक वैल्यू हो गया 2 प्लस √5 और x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 2 -√5, यही हो गया आंसर।
ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इतना ही आसान आएगा। खूब हो सकता है तो इसमें रूट लगा हुआ आएगा, फर्क नहीं पड़ता है, रूट भी होता है ना, तो जब रूट रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो ही जाएगा। रूट में ज़्यादातर आता है तो बीच वाला ही रूट आता है, ठीक है। और अगर कॉर्नर में आएगा तो दोनों में रूट आएगा, तो वैसे ही रूट हट ही जाता है। तो उस कंडीशन में आप सिंपल सी बात है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, तो उसमें पहले डी निकालते हैं और उसको दिखाते हैं कि भाई डी निकला है और इतना है, इसलिए इसके रूट्स जो हैं रियल हैं, तो रियल होंगे तो डी लगाएंगे। अब जब रियल ही नहीं होंगे तो फिर लगाना ही नहीं है, फिर सॉल्व भी नहीं करना है, बात खत्म हो गया। नो रियल रूट्स लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी आसान क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिखिए, फिर देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन ऐसा आता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है। कह रहा है कि एक ट्रेन है 360 किलोमीटर जाती है किसी स्पीड से, अगर उसके स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है। तो बताइएगा कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। अब आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम में जो चीज़ चाहिए उसको मान लेते हैं। तो स्पीड निकालनी है तो मान लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए बहुत कुछ नहीं लिखते हैं इसमें, स्पीड बढ़ा रहे हैं तो x + 5 हो जाएगा, उसका जिक्र करेंगे तो कोई फायदा नहीं, लेंदी हो जाएगा। अब डायरेक्ट इतना मानिए जितना से काम चल जाए, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा लीजिए। अब आप जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, जाना किस स्पीड से है तो x के स्पीड से, टाइम कितना लगेगा तो इतना। अब जब स्पीड बढ़ गया तो कितना लग रहा है जी x + 5, कितना ये स्पीड हो गया और कितना किलोमीटर जाना है 360 किलोमीटर, वही डिस्टेंस है। अब कह रहा है ये 1 घंटा कम लग रहा है, समझिए ना ध्यान से, ये 1 घंटा कम है, ये 1 घंटा, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये 1 घंटा कम है, ज़्यादा है, ये 1 घंटा कम है। जाहिर सी बात है स्पीड ज़्यादा होगा तो कम टाइम लगेगा, स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये 1 घंटा ज़्यादा है। इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का तो 1 घंटे का। तो अगर हम चाहें तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, मतलब 360/x, इसमें से 360/x + 5 को माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा जी 1 के बराबर। सिंपल सी बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कर लीजिए, x निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लीजिए तो x × x + 5 हो जाएगा, x से डिवाइड करेंगे कट जाएगा x + 5, तो ये 360 × x + 5 माइनस 360, और इसको डिवाइड करेंगे तो कट गया तो x बचा, तो x हो गया = 1। आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x² + 5x कर लीजिए, यहाँ 360x हो गया और प्लस 1800 हो जाएगा और माइनस 360x = 1। तो ये 360 कट गया, इसको इससे क्रॉस कर लीजिए तो देखिए x² + 5x और = हो जाएगा 1800, तो x² + 5x और माइनस 1800 बराबर हो गया 0। अब इसको तोड़ना है, कौन से दो पार्ट में टूटेगा, 5x को कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो आ जाए 5x और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस 1800x²। तो तोड़ना है कौन से दो पार्ट में, तो वैसे जनरली आपको बताए थे, पहले आप पढ़े होंगे, पहले वीडियो डाले हुए हैं उसमें देखे होंगे कि इसको तोड़ने के लिए ऐसे बताए थे, तोड़ते हैं फैक्टराइज करके। वैसे मुझे याद है और आपको भी मुझे अनुमान है कि याद हो ही गया होगा, इतना सारे क्वेश्चन सब पढ़ चुके हैं कि इसको तोड़ते हैं x² + 45x और माइनस 40x में तोड़िएगा ना तो देख लीजिए, इसमें से इसको डाल लीजिए तो 5x आता है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए माइनस 1800x² आएगा ही आएगा, गारंटी है। अब उस कंडीशन में इसमें x कॉमन है तो x + 45 और माइनस 40 कॉमन है तो x + 45 बराबर 0। तो x + 45 को बाहर निकाल लीजिए तो x - 40 = क्या हो गया 0। तो एक बार x + 45 = 0 और x - 40 = 0 सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो गया 40 और x का वैल्यू हो गया -45, विच इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। और क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, निगेटिव कभी स्पीड देखे हैं आप -10 km/h, ये कहाँ होता है, पॉसिबल ही नहीं है। हैंस अब यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा जगह की कमी है, इसको थोड़ा सा आप लोग नेग्लेक्ट करेंगे। हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन = कितना हो गया, देखिए यहाँ ये x का जो वैल्यू निकला है यानी 40 km/h। आशा करते हैं समझ में आया होगा, लिखना है तो लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। 21 क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। कह रहा है कि आज से 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद जो दोनों एज होगा रहमान का,
उसका जो रेसिप्रोकल निकालेंगे उसका सम कितना दिया है, 1/3, तो कह रहा है उसका अभी का एज कितना है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप अभी का एज मान लीजिए, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, मान लीजिए अभी का एज उसका x ईयर्स है। अब 3 साल पहले 3 years एगो रहमान्स एज क्या होगा भाई। अब जब एज की बात करते हैं ना तो पहले और बाद का जो बात होता है उसको पहले निकाल लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लगाते हैं। रहमान्स एज कितना होगा 3 साल पहले, x माइनस 3 years, 5 years हैंस या फ्रॉम नाउ रहमान्स एज तो x प्लस 5 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए 3 साल पहले के एज है x माइनस 3, तो करेंगे इसका रेसिप्रोकल तो 1/x माइनस 3। अभी 5 साल बाद वाला हो जाएगा 1/x प्लस 5 इसका रेसिप्रोकल, और इसका सम दिया है 1/3। अब एक काम कर लीजिए, यहाँ सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। इसे कटाएंगे कट गया तो ये बचा x प्लस 5, इसे कटाएंगे कट जाएगा, ये बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। देखिए अब x 2x और 5x 5 से 2 3 खत्म हो गया तो प्लस 2 बाई इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए x स्क्वायर, और ये 5x माइनस 3x तो प्लस 2x और माइनस 15 बराबर 1/3। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। इधर लेके आएंगे आप तो देखिए हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ लीजिए आप फर्स्ट इंटू लास्ट पे। फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे तो देखिएगा, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। इस दोनों को देख लीजिए, माइनस 7x प्लस 3x में जोड़ेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21x स्क्वायर हो जाएगा। x कॉमा निकालेंगे तो x माइनस 7 बचेगा, और प्लस 3 कॉमा निकालेंगे तो x माइनस 7 बचेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 को बाहर निकाल लीजिए तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया 7 और x का वैल्यू हो गया माइनस 3। चूंकि निगेटिव एज होता नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं विच इज़ मीनिंगलेस, या कुछ लिखते हैं कि विच इज़ अबसर्ड, कुछ लोग लिखते हैं कि विच इज़ इम्पॉसिबल, जैसे मन करे लिखिए, कोई समस्या नहीं है। हैंस रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना हो गया जी 7 years। यही क्या हो गया आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, बस इसको लिखना हो तो लिखिए, फिर आगे बताते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है, देखिए द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 more than its numerator, द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 whole 9/10, देन फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसमें क्या करते हैं, देखिए आप सिंपल सा काम है कि इसका जो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है ना, तो न्यूमरेटर मान लीजिए, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है इसमें, न्यूमरेटर है, उसी को मान लीजिए लेट द न्यूमरेटर भी x, या न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन भी x लिख सकते हैं। देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इससे 3 ज़्यादा है तो x प्लस 3। देखो फ्रैक्शन क्या हो गया भाई, x बाई एक्स प्लस 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे पलट देते हैं, तो x प्लस 3/x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 whole 9/10। इसको चेंज करके लाएंगे आप तो 29/10 हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन बनाना आता है ना आपको, अब जो वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे ना इसमें हम इसको तोड़ेंगे नहीं फर्स्ट क्लास पे, क्योंकि तोड़ना आपको आता है, तो हम सिर्फ तरीका सिखा दे रहे हैं कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे इसमें का, ठीक है, तो देख लीजिए। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 3 हो गया इंटू एक्स हो गया, कटाएंगे तो x प्लस 3 कट गया, x बचा x स्क्वायर, प्लस इससे कटाएंगे तो कट गया ये बचा, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 29/10। अब देख लीजिए इसको तो ठीक है एक्स स्क्वायर आने दिया जाए, लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x बाई नीचे में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x
इज इक्वल टू 29/10। अब देख लीजिए 2x² प्लस 6x प्लस 9/x² प्लस 3x इज इक्वल टू 29/10। क्रॉस कर लीजिए तो इसको इससे क्रॉस करिएगा तो 29x² प्लस 87x हो जाएगा और इज इक्वल टू 20x² प्लस 60x और प्लस 90। तो ये इधर ला के घटाएंगे तो देखिए 29 में से 20 कट जाएगा तो 9x² हो जाएगा और इसमें से ये घटेगा तो प्लस 27x हो जाएगा और ये इधर तो माइनस 90 इक्वल टू 0। आप इसको तोड़ लीजिएगा फर्स्ट क्लास पे, वहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो न्यूमरेटर का वैल्यू है और उस कंडीशन में फ्रैक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आसान है, फर्स्ट क्लास में तोड़ने में कोई समस्या नहीं है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए काफ़ी आसान छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, जो 2 नंबर का ही तो पूछना है, कौन सा 4 या 3 नंबर का पूछना है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है, बहुत परेशान करने वाला क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखिएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, क्वेश्चन काफ़ी छोटा है, इसका लैंग्वेज थोड़ा परेशान करने वाला है। पढ़िए, देखिए कह रहा है इफ रितु वेयर यंगर बाई, क्वेश्चन में आई थिंक 5 ईयर्स यहाँ होना चाहिए। ठीक है, इफ रितु वेयर यंगर बाई 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11, बड़ी जल्दी जल्दी में लिखे हैं, सब गड़बड़ हो गया, ईयर्स हो गया यहाँ पे, 11 years मोर देन 5 times परसेंटेज, व्हाट इज हर परसेंटेज। ठीक है, कह रहा है कि रितु का जो अभी का एज है, जो रियली अभी उसका एज है, अगर उससे 5 साल पहले का एज की बात करें हम, ठीक है, तो अगर 5 साल पहले का जो एज है उसका स्क्वायर करते हैं तो अभी का जो एज है उसके 5 गुने से 11 साल ज़्यादा होगा। तो रितु का परसेंटेज कितना है बताना है। तो एक काम करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रितु बी x years, मान लेते हैं कितना साल है जी, x years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए तो अभी अगर वो x years की है तो 5 साल पहले उसका एज होगा x - 5। अब कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 years, मतलब 5 साल पहले की जो बात है वो जो एज है 11 years मोर देन 5 times ऑफ परसेंटेज। अब ये जो एज है 5 साल पहले वाला, अभी से 5 साल पहले वाला, इसका जो स्क्वायर करते हैं और अभी के एज का 5 गुना करते हैं, इन दोनों में कंडीशन ये है कि ये 11 साल ज़्यादा है, ये 11 साल कम है, दोनों को बराबर करना है। तो जो कम है उसमें 11 जोड़ दीजिए और चाहे जो ज़्यादा है उसमें 11 माइनस भी करेंगे तो ऐसे बराबर आ जाएगा। इसको तोड़ लीजिए फर्स्ट क्लास पे, इसके x का स्क्वायर करेंगे तो x², ये 25 हो गया और -10x इज इक्वल टू 11 प्लस 5x। इधर लेके आइए तो x² और -10x - 5x और ये इधर प्लस 25 - 11 बराबर हो गया 0। तो x² और -15x और प्लस 14 बराबर हो गया 0। इसको तोड़ेंगे आप फर्स्ट क्लास पे, देखिए फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई 14 हो गया प्लस में, तो इसको तोड़ेंगे तो आप टूट जाएगा ये x² -14x - x में प्लस 14 बराबर हो गया 0। देख लीजिए -14x - x में जोड़ेंगे तो 15x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x² आएगा ही आएगा। x कॉमन है तो x - 14 और -1 कॉमन निकालेंगे तो x - 14 बराबर हो गया 0। तो x - 14 जैसे ही बाहर निकालेंगे तो x - 1 इक्वल टू क्या हो गया जी 0। तो x - 14 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया 14 और x का वैल्यू हो गया 1। देखिए x के 2 वैल्यूज तो निकल गए, अब दोनों सही है, लग तो ऐसे ही रहा होगा क्योंकि एज पॉजिटिव होता है, दोनों सही है। लेकिन अगर रितु का एज अभी 1 साल मानते हैं तो 5 साल पहले की बात करेंगे तो -4 years हो जाएगा। -4 years कैसे निकालेंगे जी, पॉसिबिलिटी है नहीं है। तो ये -x का वैल्यू जो 1 है ये पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में x का वैल्यू कितना हो गया जी, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 14। हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज इक्वल टू हो जाएगा 4 years, सॉरी 14 years, और यही क्या हो गया जी आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको लिखिए फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है बाबू
कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। कह रहा है इतना देर में एक पूरा टंकी भर देता है एक साथ। और लार्जर डायमीटर का जो टैंक है, जो टैप है, वो 10 घंटे कम समय लेता है स्मॉलर डायमीटर वाला। देखिए पतला जो होगा नल का, जिसका मुंह होगा, वो कम पानी देगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा भरने में, और जो बड़ा मुंह होगा, इसका डायमीटर ज़्यादा होगा, उससे पानी ज़्यादा गिरेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, कम समय लगेगा उसको भरने में। ठीक है, तो छोटा वाला जो मुंह वाला है उससे 10 घंटे कम समय लेता है बड़ा मुंह वाला उस टैंक को भरने में। कह रहा है कि दोनों सेपरेटली जो भरते हैं, तो उस कंडीशन में बता रहा है। कह रहा है बताना है कि दोनों का सेपरेटली अलग अलग कितना टाइम लगेगा। तो एक काम कर लीजिए आप, ऐसे सॉल्यूशन में आप मान लीजिए लेट द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ, दोनों मान सकते हैं, जो भी स्मॉलर या लार्जर किसी को मान सकते हैं आप, लार्जर डायमीटर टू fill the tank be x hours। मान लिए कि x आवर्स लगता है बड़ा डायमीटर वाले को भरने में। therefore टाइम टेकन बाय, शॉर्टकट में लिखते हैं टैप ऑफ स्मॉलर कर लीजिए, स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक बी, कितना हो जाएगा, तो x + 10 आवर्स हो जाएगा। ये 10 घंटा ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, आसान है ना। मेरे पास थोड़ा जगह कमी है तो इसलिए ऐसा लिखते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं। अब बड़ा वाला अगर x आवर्स पे भर देता है पूरे टंकी को, तो 1 घंटे में कितना काम करता होगा, 1/x। इन कंडीशंस में टाइम एंड वर्क का जब क्वेश्चन होता है तो टोटल टाइम का यूज करके आप नहीं बनाते हैं, वो 1 घंटे का काम लगा निकालते हैं और उसको बराबर कर देते हैं। तो अगर पूरा टाइम x घंटा में भरता है बड़ा वाला, तो 1 घंटे में काम करेगा 1/x। पूरा टाइम अगर लगता है वो x + 10 आवर्स छोटे वाले को भरने में, तो 1 घंटे का काम होगा x + 10। देखिए ये 1 घंटे का काम है बड़े वाले नल का, ये 1 घंटे काम है छोटे वाले नल का। दोनों को अगर प्लस कर देते हैं यानी मिला देते हैं, तो टोटल काम का 1 घंटे का काम होगा। और टोटल काम कितना घंटे में कंप्लीट होता है, तो 9 होल 3/8 आवर्स, यानी 75/8 आवर्स। और 75/8 आवर्स ये टोटल काम है। अगर कोई काम 10 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, तो 1 घंटे में 1/10 काम कंप्लीट होता होगा। तो अगर इतना टाइम लग रहा है तो 1 घंटे का निकालना होगा, तो 8/75 हो जाएगा। और सिंपल सा काम है, यहाँ से आप एलसीएम लेकर के और एक छोटा सा इक्वेशन बना लीजिए और उसको फर्स्ट टू लास्ट पे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो बना सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है ना। मैंने कहा था कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी दोनों पढ़ाएंगे, लेकिन काफ़ी लेट हो गया है, आई थिंक 1 बजने वाला है। तो इस समय शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, लगातार काम करते करते, तो क्षमा चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जस्ट मतलब जैसे आप ये देखेंगे, फिर 1-2 घंटे के अंदर आपको दूसरा वीडियो भी मिलेगा, है ना। तो उस वीडियो में एपी का बचा हुआ पार्ट पढ़ाएंगे, मतलब एपी पढ़ाएंगे और एपी के सारे जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उसको बताएंगे। और उसके बाद उसी वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स चैप्टर, ठीक है। स्टैटिक्स को उसमें पढ़ा देंगे और उसके बाद बचेगा वॉल्यूम सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया को और हाइट एंड डिस्टेंस को बता देंगे एक और वीडियो में, ठीक है। तो 3 वीडियो आपको बताएंगे हम, 3 वीडियो रहेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए, और वीडियो का ज़्यादा, वीडियो भी बहुत बड़ा इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि लेंथी हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो पढ़िए, लेकिन भरोसा रखिए कि अगर टोटल वीडियो आप देख लेते हैं और सारे क्वेश्चंस को बना लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फार्मूला सारा रिवीजन कर लेते हैं आप, ठीक है। थ्योरी आपको याद है सारे चैप्टर्स की। अब थ्योरी हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि थ्योरी डिटेल में जाएंगे तो जो ड्यूरेशन है वीडियो का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतना भरोसा रखिए कि आपको इन्हीं से क्वेश्चंस आने हैं, या तो इन्हीं डायरेक्ट यही आएगा या तो इस जैसा ही आएगा, इससे अलग कुछ आने वाला नहीं है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसके बाद आने वाले वीडियो को जरूर देखिए और फिर देख के आइए कि 5 तारीख जो आप एग्जाम देते हैं तो आपको फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि बिल्कुल फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।